अभी फिलहाल आप दोनों क्या कर रहे हैं? हम मेट्रो की तरफ से, इंडियन रेलवे की तरफ से। तो आप उनको बताओ कि हाउ अर्ली अ चाइल्ड कैन स्टार्ट प्लेइंग चेस। ऐसा नॉर्मल मेडिटेशन कैसे होता है, आप कहीं पे भी बैठ के मेडिटेट करो, लेकिन हम लोगों का जो चेस बोर्ड होता है क्या करते हैं, स्टिक करके दीवार में स्टिक करके उसके सामने बैठ के हम लोग वो बोर्ड को पूरा विजुअलाइज करते हैं। और जो बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियंस या फिर ग्रैंड मास्टर, ये वो ठीक नहीं रहता है। और बच्चे बचपन में, आजकल तो मोबाइल के ज़माने में ऐसे हो गया, बहुत बच्चे मोबाइल भी देखते रहते हैं। उससे भी छुटकारा पाने का यह बहुत एक अच्छा उपाय, प्रिंट आउट करके हम लोग दे देते, तो वो बैठ के वही करते रहते, तो उसमें इंटरेस्ट भी बनता है और कहीं ना कहीं मोबाइल से थोड़ा दूर हटता जाता है बच्चे। ग्रेट। क्यों अगला स्टेप पहले नहीं सिखाया जाना चाहिए, तो वो एक प्रोफेशनली बंदा समझ पाएगा, और जो एकेडमी में लेके जा रहा है वो डिफरेंस कुछ ही दिनों में उनको। एक बहुत ही बेसिक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं भी चेस के बारे में उतना नहीं जान पाया अभी तक, लेकिन अगर बेसिक की लेवल की बात कर रहा हूँ, जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं। वैसे तो मतलब सालाना बहुत सारा टूर्नामेंट होता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी जगह पे होता ही रहता है चेस। क्या चाहिए ना कुछ चाहिए, ठीक है। आपको एक छोटा सा मतलब 100 बोर्ड्स लगाने की अगर कहीं जगह मिल जाए तो आप वहीं पे टूर्नामेंट आराम से करवा सकते हैं। टूर्नामेंट की जहाँ बात हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन होता है स्टेट के लिए, फिर स्टेट से नेशनल के लिए, फिर नेशनल से एशियन। कितने भी ना अच्छे खेल ले, लेकिन मैं उनका कंपटीटर कभी नहीं बन पाऊंगा। उनका कंपटीटर उन्हीं एज ग्रुप के बच्चे रहेंगे थ्रू आउट द उनके करियर, लेकिन बाकी थ्रू आउट द करियर उन बच्चों के साथ ही उनको खेलना है। तो इसीलिए उनके स्ट्रेटेजी क्या है। अभी फिलहाल आप दोनों क्या कर रहे हो? अभी फ़िलहाल मैं और हम दोनों मतलब एक ही जगह में जॉब करते हैं। ओके। तो हम अभी मेट्रो रेलवे कोलकाता में हैं। ओके। अगेन दोनों का ही ये स्पोर्ट्स में थ्रू स्पोर्ट्स कोटा हुआ है। ओके। तो ये भगवान ना करे सरकारी नौकरी, बंदा खुश है। कंपेयर के वेरी लेज़ी जॉब काइंड ऑफ। तो ये है, बट हाँ, ऑफ कोर्स काम भी जाना पड़ता है, काम भी है, बट अगेन वी आर पार्ट ऑफ द मेट्रो रेलवे टीम एंड खेलते हम मेट्रो की तरफ से, इंडियन रेलवे की तरफ से। तो अभी मैं इस पॉडकास्ट का मोटिव बता देता हाँ। हूँ। ये पॉडकास्ट फुल्ली डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स, न्यू जनरेशन, जेन ज़ी और उनके पेरेंट्स के लिए। अच्छा। जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, अभी तो सपोज़ अगर पेरेंट्स भी अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हाँ। हैं, तो आप उनको बताओ कि हाउ अर्ली अ चाइल्ड कैन स्टार्ट प्लेइंग चेस, या इस वो पे आप सीख सकते एक हो? बता सकते हो, क्योंकि ये पेरेंट्स है एंड इनका भी बेटा चेस खेलता है। ओके। तो आई थिंक ही विल बी अ मच बेटर प्रोपोनेंट टू से दिस। अभी तो चेस खेलने के लिए सही एज हम लोगों के टाइम पे कम से कम 7-8 साल माना जाता था, लेकिन अभी तो बहुत जल्दी बच्चे शुरू कर रहे हैं। अभी जो यंगेस्ट रेटेड प्लेयर है, तो उसका 3 साल कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 महीने में ही रेटिंग मिल गया था उन्हें। ये क्या रेटिंग क्या होता है? ये वर्ल्ड चेस फेडरेशन जो है, अ, हम जैसे रेटिंग टूर्नामेंट होता है, रेटिंग टूर्नामेंट खेलने से एक रेटिंग देते हैं। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्ट्रेंथ क्या है और वर्ल्ड वाइड रैंकिंग क्या है। ओके। तो ये होता है रेटिंग। ओके। तो तो अभी तो बच्चे मतलब 4 साल से भी नीचे के बच्चे 3 साल में ही आजकल रेटिंग मिल जा रहा है, और 9-10 साल में तो आजकल ग्रैंड मास्टर बन जा रहे हैं बच्चे। तो दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। लेकिन पहले के ज़माने में इतना जल्दी तो यूजुअली प्लेयर्स मिलना मुश्किल था। आजकल तो बचपन से ही शुरू कर देते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल मतलब चेस के लिए मतलब चेस के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। यूजुअली क्या होता है, आजकल एक ही बच्चे रहते हैं या फिर मैक्सिमम 2 बच्चे रहते हैं। तो और आजकल हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, यूजुअली फ्लैट कल्चर, बाहर खेलना जाना ये थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन टाइप का ही रहता है सोसाइटी में वैसा ये करना। तो इसीलिए चेस बहुत ईज़ी एक टूल बन गया आज के लिए, आज के डेट पे, और सब खेल भी सकते हैं। और एट द सेम टाइम चेस का और भी बहुत सारे फ़ायदे भी है। मतलब फ़ोकस करने में, मतलब कंसंट्रेशन में भी हेल्प करता है। स्टडी में आप यकीन नहीं मानोगे, जो अपना 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं आनंद, वो एक्चुअली इंजीनियर भी है। हुँ। ठीक है। तो पढ़ाई-लिखाई में भी ये बहुत हेल्प तो करता ही है। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ़ कोई चेस खेल रहा है, पहले जो हम लोगों के रिलेटिव्स या पेरेंट्स भी कभी-कभी मानते थे चेस खेलना मतलब टाइम वेस्ट। आज के डेट में बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आज तो सिर्फ़ चेस नहीं, आप कोई भी फ़ील्ड में अपना करियर बना सकते हो। और स्पेशली चेस तो एक बहुत ही अच्छा टूल मैं बताऊँगा, क्योंकि इसमें आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है, और बाकी ये दिस इज़ द ओनली स्पोर्ट व्हिच विल हेल्प योर बोथ द ब्रेन्स, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन,
दोनों ही आपका एक साथ काम करता है। लेफ्ट ब्रेन कैलकुलेशन करता है अपना, जो लेफ्ट ब्रेन से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और राइट ब्रेन से स्ट्रैटेजी हम लोग बना सकते हैं। तो ये चेस में तो दोनों ही हम लोगों को लगता है, मतलब कैलकुलेशन भी करना पड़ता है और स्ट्रैटेजी भी। तो इसीलिए चेस बहुत ही अच्छा है आज के डेट पे देखा जाए तो। तो अगर हम इन्हीं बच्चों के पेरेंट्स के लिए अगर सजेशन मांगे, तो पहला बेसिक स्टेप्स क्या होना चाहिए जो अपने बच्चों को चेस में डालना चाहते हैं? अच्छा, पहले तो मतलब बच्चे को डालने से पहले मैं तो यही बताऊँगा, एक बार इंटरेस्ट चेक करना तो बहुत ज़रूरी है ही। और उसके बाद जैसे वो चेस में डालते हैं, तो उस हिसाब से मतलब जैसे वो चेस में आए, चेस में आने के बाद उसका बहुत सारा चीज़ ना एक डिसिप्लिन बन जाता है चेस में। जैसे हम लोग मेडिटेशन बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता है साइमल्टेनियसली थ्रू चेस। मतलब हम लोगों का ऐसा नॉर्मल मेडिटेशन कैसा होता है, आप कहीं पे भी बैठ के मेडिटेट करो, लेकिन हम लोगों का जो चेस बोर्ड होता है, मैट बोर्ड, उसे हम लोग क्या करते हैं, स्टिक करके दीवार में स्टिक करके उसके सामने बैठ के हम लोग वो बोर्ड को पूरा विजुअलाइज करते हैं। और जो बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियंस या फिर ग्रैंड मास्टर या जो भी प्रोफेशनल लेवल के प्लेयर्स भी रहते हैं, वो लोग विदाउट सीइंग द बोर्ड वो एक आराम से ब्लाइंडफोल्ड मैच खेल सकता है। तो वो उसके लिए जो कंसंट्रेशन लेवल चाहिए, वो आपको ऐसे ही आप बना सकते हो उसे। आप अगर मतलब पूरा कंसंट्रेशन अगर किसी के पास भी ठीक नहीं रहता है, और बच्चे बचपन में आजकल तो मोबाइल के ज़माने में ऐसा हो गया, बहुत बच्चे मोबाइल भी देखते रहते हैं। उससे भी छुटकारा पाने का ये बहुत एक अच्छा उपाय है सबके अभी लिए। कंसंट्रेशन की बात करें तो अभी तो क्विक अटेंशन वाला समय आ चुका है। अभी रील स्क्रॉल करना 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड में रील को चेंज कर देते हैं। लोग कहीं एकदम, कॉन्संट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। ये तो एकदम। पूरा अपोज़िट है। तो हुँ। अदरवाइज़ चेस एक ऐसा गेम बन सकता है उनके लिए जो मतलब उनके कॉन्संट्रेशन को तो ठीक करेगा ही, प्लस ये जो बैड बिहेवियर है उसको भी ठीक कर सकता है। हाँ, राइट। और आजकल स्पेशली यूरोपियन कंट्री में बच्चे को चेस में डाला जाता है इसीलिए कि वो मोबाइल के एडिक्शन से दूर रहे। और धीरे-धीरे वो कल्चर इंडिया में भी आ रहा है ग्रेजुअली। लेकिन मेरा तो मानना ही है, और मैं खुद अपने बेटे के ऊपर भी आज़मा के थोड़ा बहुत रिज़ल्ट मिल रहा है। क्या करूँ, मतलब बिज़ी शेड्यूल रहता है, उतना टाइम तो मिलता नहीं है हमेशा उनके साथ बैठने के लिए। लेकिन वो भी थोड़ा बहुत मोबाइल में एडिक्टेड हो गया था। लेकिन अभी धीरे-धीरे करके मतलब चेस एज़ अ टूल यूज़ करके ना मोबाइल से थोड़ा बहुत बाहर ला पा रहा हूँ। क्योंकि चेस चेस भी अगर करता है, तो चेस में पज़ल सॉल्विंग रहता है, पज़ल सॉल्व करना पड़ता है। तो वो एक के बाद एक पज़ल लाकर उनको प्रिंट आउट करके हम लोग दे देते हैं, तो वो बैठ के वही करते रहते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट भी बनता है और कहीं न कहीं मोबाइल से थोड़ा दूर हटता जाता है बच्चे। ग्रेट, ग्रेट, नहीं, ग्रेट। बट इधर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी है, लाइक बहुत लोग करते हैं कि ऑनलाइन चेस। अभी ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग टू डू, बट ऑनलाइन चेस में ना ये होता है कि एक 1 मिनट का गेम, व्हिच इज़ वेरी मच कन्वर्स टू व्हाट द पिक्चर वाज़, यू नो, हम लोग करते हैं एज़ अ प्रोफेशनल। हम लोग जो करते हैं कि पूरा बैठे रहो, 7 5-6 घंटा का गेम, एक गेम। अभी मोबाइल के ज़माने में ऑफ़लाइन भी होता है, बट पार्टिकुलरली मोबाइल के ज़माने में मोबाइल लिया साथ हाथ में, 1 मिनट, 1 मिनट, तो आपका 1 मिनट, मेरा 1 मिनट, 2 मिनट में गेम खत्म। ये कंसंट्रेशन को भी डिप्राइव भी करता है। लेकिन हाँ, ये एक एज़ अ फन टूल यूज़ किया जा सकता है। एज़ अ लर्निंग टूल ये कभी मेरे को नहीं लगता है कि यूज़ किया करना चाहिए। एट लीस्ट टू एनीवन, टू ऑल द किड्स, मतलब मैं ये उनका सारे पेरेंट्स अटेंशन को, चेस पे लाने हाँ, के लिए सिर्फ़ अटेंशन के लिए नहीं, सिर्फ़ फन के लिए आप खेलो, जितना मर्ज़ी खेलो आप। जब वो मैच्योरिटी लेवल आ जाए तब खेलो। बट फॉर अ किड जब वो कर रहा है कि 1 मिनट पे, ये तो गेम है, मेरा गेम भी 2 मिनट में खत्म हो रहा है, मेरा रील भी अभी लगभग रील लंबा होते जा रहा है, तो रील भी 2 मिनट में खत्म हो रहा है। तो अटेंशन स्पैन फिर से घट जाएगा। तो ऑल द पेरेंट्स, मतलब जो कर रहे हैं, उनको अगर आप थोड़ा, अगर आपका बेटा या बेटी कोई भी चेस खेल रहा है, उसका अगर आप थोड़ा बहुत टाइम कम करें, यानी थोड़ा बहुत ये 1 मिनट गेम्स अगर खेल रहा है, तो इसको थोड़ा अगर आप बोले, थोड़ा काउंसल करके थोड़ा अगर आप पूरा कम कर सकते हो, तो दिस वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू द किड्स बेसिकली, टू ऑल द किड्स आउट देयर। जयदीप आपने अभी बोला कि बच्चे का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो इंटरेस्ट का मतलब ऐसा है कि बच्चे का सिर्फ इंटरेस्ट हो, तो वो क्या चेस में प्रोग्रेस कर सकता है या उसमें स्पेशल कोई टैलेंट भी होना चाहिए? नहीं, ये तो मेरा मानना है, टैलेंट इज़ डेफिनिटली रिक्वायर्ड।
ऐसा नहीं ओके। कि टैलेंट का कोई महत्व नहीं है। लेकिन चेस में मुझे जहाँ तक आज के डेट तक मुझे जहाँ जो पता चला, हार्ड वर्क इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रादर देन टैलेंट। टैलेंट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपको क्रैक करना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो डेफ़िनेटली टैलेंट तो चाहिए ही। हुँ, लेकिन विदाउट हार्ड वर्क, मैंने बहुत सारे प्लेयर को ऐसे देखे कि जो टैलेंटेड तो थे, हुँ, बहुत शुरू-शुरू में बहुत ऊँचाई तक पहुँच गए, हुँ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो स्टैग्नेंट हो गए, हुँ, आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग नहीं थे, हुँ, डिसिप्लिन नहीं थे शायद, हुँ। ठीक है? तो मुझे लगता है टैलेंट के साथ-साथ हार्ड वर्किंग होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब इंटरेस्ट है बच्चों का और पेरेंट्स भी उनको डाल रहे हैं चेस में लाना चाह रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कि एकेडमी में एडमिशन करवा देना या घर पे ही उसको ट्रेन करना? शुरू-शुरू में तो मुझे लगता है मतलब जो पीसेस मूवमेंट और पीसेस का जो भी है नाम, ये तो घर में अगर कोई जानते हैं तो बताया जा सकता है। लेकिन आफ्टरवर्ड्स एक प्रोफ़ेशनल अकेडमी में दाखिला करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो एक प्रोफ़ेशनल मेथड रहेगा ना, कि किसके बाद क्या सिखाया जाता है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है, क्यों अगला स्टेप पहले नहीं सिखाया जाना चाहिए, तो वो एक प्रोफ़ेशनली बंदा समझ पाएगा और जो अकेडमी में लेके जा रहा है, वो डिफ़रेंस कुछ ही दिनों में उनको समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही बेसिक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं भी चेस के बारे में उतना नहीं जान पाया अभी तक। लेकिन अगर बेसिक की बात करूँ, तो चेस में क्या-क्या लेवल होते हैं? नॉर्मल टूर्नामेंट से लेकर वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप तक का? यहाँ पे टूर्नामेंट्स का लेवल मतलब जैसे यहाँ पे जो भी टूर्नामेंट होता है अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जैसे होता है, मतलब प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं। वैसे तो मतलब सालाना बहुत सारा टूर्नामेंट होता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी जगह पे होता ही रहता है चेस। क्योंकि चेस के लिए ना उतना बहुत बड़ा ना तो जगह चाहिए, ना कुछ चाहिए, ठीक है? आपको एक छोटा-सा मतलब 100 बोर्ड्स लगाने की अगर कहीं जगह मिल जाए, तो आप वहीं पे टूर्नामेंट आराम से करवा सकते हो। लेकिन प्रोफेशनल टूर्नामेंट की जहाँ बात हो, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन होता है स्टेट के लिए, फिर स्टेट से नेशनल के लिए, फिर नेशनल से एशियन और वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बच्चों के लिए ना, मेरा मानना तो यही है कि अगर मान के चलो आज कोई 6 साल का, 5 साल का बच्चा है, उनसे भले ही हम लोग कितने भी ना अच्छे खेल ले, लेकिन मैं उनका कॉम्पिटिटर कभी नहीं बन पाऊँगा। उनका कॉम्पिटिटर उन्हीं एज ग्रुप के बच्चे रहेंगे। थ्रू आउट द उनके करियर वही बच्चे के साथ उनको खेलना है। भले ही मतलब साल में 1 बार 2 बार मेरे साथ मैच गिर जाए, अर्पण के साथ मैच गिर जाए, लेकिन बाकी थ्रू आउट द करियर उन बच्चों के साथ ही उनको खेलना है। तो इसीलिए उनके स्ट्रैटेजी क्या है? क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है? इसके साथ अवगत रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं मैचेस की बात करूँ, तो बहुत ऐसे टर्म्स हैं जो नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं। अगर स्टेट लेवल में खेल रहा है, स्टेट विनर है, उसके बाद वो नेशनल में खेलेगा। हुँ। उसके बाद क्या-क्या उस मतलब विनिंग ट्रॉफीज़ के नाम होते हैं, ऐसा कुछ? नेशनल में जैसे जो फर्स्ट आते हैं, वो डायरेक्ट सीडेड हो जाता है वर्ल्ड में खेलने के लिए, ठीक है? और जो सेकंड और थर्ड आते हैं, वो एशियन में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, नेशनल में जो सेकंड, थर्ड आते हैं, हाँ, वो वो एशियन में जाते हैं एशियन में जाते हैं। और जो चैंपियन बनते हैं, वो डायरेक्ट सीडेड फॉर द वर्ल्ड चैंपियन। FID ये टर्म बहुत सुनता हूँ मैं, ये क्या है और इसके बारे में बताओ? एफआईडी क्या है? FIDE एक्चुअली, सो फेडरेशन इंटरनेशनल दे सेक, कुछ फ्रेंच वर्ड है जो कि एक फ्रेंच इंस्टीट्यूशन है, बट हमारे लिए फॉर ऑल द लेमैन्स आउट देयर, एंड हम भी वही बोलते हैं, वर्ल्ड चेस वर्ल्ड फेडरेशन, चेस फेडरेशन, जो कि पूरा ये चेस थिंग कंडक्ट करता है, पूरा का फाइन, पूरा FIDE, FIDE। वी कॉल इट हुँ, FIDE। तो ये FIDE पूरा चेस कंडक्ट करता है। अभी फिलहाल आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, टुडे इज व्हाट 5th ऑफ नवंबर, आज हो रहा है गोवा में, इंडिया में। वी आर वेरी प्राउड टू से दिस दैट इंडिया इज होस्टिंग वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड, एंड ये है आपका वर्ल्ड वर्ल्ड कप। कप 2025। तो इधर से एक 3 बंदा, नॉट 1 प्लेयर बट 3 प्लेयर विल गो टू कैंडिडेट्स, जो कि है अ गेम ऑफ ओनली 8 प्लेयर्स। अभी इधर से जाता है वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर, लाइक जो फर्स्ट आता है कैंडिडेट चैंपियन गोज़ टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर, एंड इधर से आप वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हो। तो दिस इज़ द वर्ल्ड चैंपियनशिप साइकिल। एक साइकिल का पार्ट हो रहा है अभी इंडिया में। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग।
तो FIDE ये पूरा सब कुछ, ये फिर नॉट ये ओनली सब दिस। कुछ मतलब हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन भी जो है, मतलब एग्ज़ैक्टली। खेलने का रूल्स भी कभी-कभी चेंज होता रहता है, ठीक है? आर्बिटर जो बनते हैं मतलब रेफरी जिसे कहा जाता है, हुँ। तो चेस में आर्बिटर बोलते हैं। उनका भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आता है, सब फिडे ही बनाते हैं उनको। तो पूरा ऑर्गेनाइज़ेशन को रन करता है, पूरा चेस कम्युनिटी को पूरा डायरेक्ट करता है, तो जो लॉ है, द एपेक्स बॉडी ऑफ चेस इज़ FIDE। तो सारा रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज़, टूर्नामेंट, अप्रूव्ड टूर्नामेंट, ये जब भी अब जो भैया बोले पूरा, मतलब ये आपका नेशनल हो गया, स्टेट से ही शुरू होता है, बट नेशनल, एशियन, वर्ल्ड, दिस सब आर FIDE अप्रूव्ड टूर्नामेंट। तो FIDE से एक ऑफ कोर्स फेडरेशन का बॉडी भी होता है, शायद नेशनल तक वो लिमिटेड है। जब भी वो एशियन पे आ जाता है, वर्ल्ड पे आ जाता है, सारा के सारा FIDE का रजिस्ट्रेशन के अंदर ही करना पड़ता है। और नॉट ओनली दैट, पूरा FIDE भी उसे कंट्रोल करता है टू एन एक्सटेंट। कभी-कभी जो भी सारे लाइक वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप अंडर 20, वो पूरा FIDE का ही होता है। तो FIDE प्रेसिडेंट भी आते हैं प्राइज़ देने में, सब लोग आते हैं FIDE में। ईज़ी भाषा में बताएँ तो मतलब जैसे आईसीसी होता है क्रिकेट में, वैसे हाँ, ही फिडे हो गया चेस के लिए। आप लोग दोनों स्टेट चैंपियन हो, हाँ। तो आप लोगों की डेली रूटीन क्या थी उस समय, जब आप चेस प्रैक्टिस कर रहे थे? हाँ, मैं बोलूँ तो मैं बच्चा था, तो मैं क्या एज खेलता। क्या था? तब मैं अंडर 9 स्टेट चैंपियन जब था, तो तब मैं बच्चा ही था। तो वैसे डेली रूटीन नहीं थी चेस की, लेकिन हाँ, दादी के संग बैठ जाते थे। सुबह एक बुक हुआ करता था, तो बुक लेके पूरा बैठे थे, कभी-कभी चीटिंग भी कर लेते थे। हमेशा हर बच्चा करता है, मैं भी करता हूँ एंड आई एम अ प्राउड चीटर, कि चीटिंग करो और पकड़ा नहीं जाओ, तो आप चीटर नहीं कहलाते। तो मैं चीटिंग भी करता था, बट हाँ, शिद्दत से भी करता था। तो वो पज़ल बुक करता था, सॉल्व करता था, फिर कुछ गेम्स खेलता था एंड मोर इम्पोर्टेंटली, तब एक प्रैक्टिस का कल्चर था हमारे इधर, जो कि आजकल ना विद दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड धीमे-धीमे जा रहा है। तो हम एक प्रैक्टिस सेंटर में नहीं जाते थे, वैसे अभी भी नॉट अ फॉर्मल, देयर इज़ नॉट सच फॉर्मल प्रैक्टिस सेंटर्स, जो कि होना बहुत ज़रूरी है, बट प्रैक्टिस पार्टनर्स है। आप स्पेयरिंग पार्टनर बोल लो, प्रैक्टिस पार्टनर बोल लो। ऑफ कोर्स हम इंटरनेट पे खेल सकते हैं अभी के लिए तो, बट फिलहाल आज के टाइम, तब तो इंटरनेट उतना था नहीं। अभी खेल सकते हैं, लेकिन इंटरनेट प्रैक्टिस, बोर्ड प्रैक्टिस कंप्लीटली डिफरेंट। आप सामने आके खेलो मेरे संग, और ये ना आप अकेले खेलो तो मैं आपके संग ही एक्सपोज़र पा रहा हूँ, नॉट लाइक मैं 10 और जन के संग खेल रहा हूँ। तो जब ये होता है कि मैं एक्सपोज़र थोड़ा और मिले मेरे को, तो मेरे को एक कम्युनिटी ऑफ प्लेयर्स, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स चाहिए। तो वो कम्युनिटी में मैं एक हुआ करता था इधर मध्यमग्राम स्टेशन में। तो उधर हम बोलते हैं चाय ठेक, और चाय का अड्डा जो होता है, तो अड्डे में हम जाते थे। तो एक जगह था छोटा-सा, एक लाइक नॉर्मल टेंट का रूम था, वैसे ही टीन का चाली, तो उधर के नीचे बैठ जाते थे, 2-4 बोर्ड लगा हुआ होता था एंड उधर ही हम खेलते रहते थे, और रोज़ शाम, लगभग रोज़ शाम को हम जाते थे उधर खेलने के लिए। एंड ये खेलते थे, फिर उधर से प्रैक्टिस मिल जाता था, बुक से थोड़ा नॉलेज मिल जाता था एंड सर भी आते थे, तो उधर से हमारा उस चेस में बहुत सारा स्टेज होता है। तो ये आप उतने कम एज में तो नहीं आते होंगे? किस एज में आप चेस के अड्डे पे भी चल जाते, चाय के अड्डे पे जाके चेस खेल लेते थे? ये मैं बहुत शुरुआत से ही करता रहता हूँ, तो मतलब आप अकेले, पेरेंट्स अलाउ करते थे आपको नहीं, जाने? मैं अकेले नहीं, ऑफ कोर्स नॉट मी, मतलब मेरे मम्मी-पापा, मम्मी अकेली, ऑफ कोर्स वो एक पूरा बात को, इट्स वेरी हार्ड फॉर वन वुमन हुँ। एट दैट टाइम, क्योंकि अड्डा इज़ नॉट दैट पॉलिश्ड ऑफ अ प्लेस। आजकल बहुत इसीलिए। अड्डा होता है कि हुँ, पॉलिश्ड हो गया, टी जंक्शन वगैरह, तब का अड्डा वैसा नहीं था, इट्स अ बिट हुँ। मच रॉ काइंड ऑफ प्लेस, तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो पापा ऑफिस से आते थे, मम्मी मेरे को लेके जाती थी, तो पापा ऑफिस से डायरेक्ट स्टेशन आते थे, हम स्टेशन पे मिलते थे, पापा, मम्मी, मैं। पर हम पापा-मम्मी फिर उधर ही बैठ जाते थे। चाय-वाय पीते थे, सबसे बातें-वातें करते थे। प्रैक्टिस के लिए बोलते थे, किसी को रिक्वेस्ट करते थे, तो उधर के जो भैया थे, उनको भी लगता था, अरे एक बच्चा आया है, ठीक है, इसको हरा के देखते हैं। कभी मैं हरा दिया, तो उनको ईगो पे लग जाता था, अरे यार, मेरे को एक बच्चा कैसे हरा दिया? तो फिर उससे और भी खेलते थे। तो वो करके एक बॉन्डिंग बन गया उसके संग। तो फिर तब मध्यमग्राम, उधर से फिर एक इधर शाम बाज़ार में एक जगह है कोलकाता में, गरिया में एक जगह है, दैट इज़ वर्ल्ड, मतलब तो नॉट ऐसे वर्ल्ड अड्डे फेमस। पे जा, मतलब बचपन से आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे थे आपको ले जाने में? फुल ऑन सपोर्ट करते थे, लाइक व्हाटएवर इट इज़ बिकॉज़ ऑफ तो देम। ये आपके साथ भी ऐसा हो रहा था? आप अड्डे पे जाते थे कुछ ऐसे? अब मैं जब खेलता था अड्डा तो था, लेकिन मुझे वहाँ पे जाने का अपॉर्चुनिटी कभी हासिल नहीं हुआ। लेकिन लोकेलिटी का थोड़ा हाँ, डिफरेंस था। लेकिन अपने टाइम पे वो एलिखाइन चेस क्लब में भी एक अलग से कल्चर था। वहाँ पे क्या होता था, जो ऑफ़िस से आते हुए जो भी मतलब जो चेस एंथुसियास्ट थे, तो वहाँ पे आ जाते थे इवनिंग के टाइम पे प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ही। तो उन लोगों के साथ हम लोग खेल लेते थे।
तो और अगर जैसे आप अपने बच्चे को भी क्या एज क्या है अपने बच्चे आपके बच्चे 7 इयर्स 7 ईयर्स है, तो उसका भी डेली रूटीन क्या है? उसका अभी तो जस्ट स्टार्ट किए वो, तो लेकिन डेली वो घर में बैठ के मतलब 1 डेढ़ घंटा चेस तो मॉर्निंग में डिपेंड्स, अब मतलब वो स्कूल रहता है तो बात मॉर्निंग में सुनता है वो आपके? टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना तो नहीं सुनता है लेकिन फिर भी मतलब कोशिश करता हूँ। लेकिन आजकल धीरे-धीरे मतलब थोड़ा बहुत समझने लगा है, क्योंकि वो कल्चर में अगर डाल दोगे ना बच्चे को भी बचपन से ही, तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं वो अडॉप्ट कर ही लेगा। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था, ये क्लास 9 से इतना डिसिप्लिन, अभी बातें तो ऐसे कर रहा है कि हाँ सब जगह जाते थे, मम्मी लेके जाती थी ये, लेकिन असलियत तो ये होता है कि बच्चे पेरेंट्स की कितने परसेंटेज जो होंगे वो बात सुनते थे। एग्जैक्टली नहीं ठीक है, अभी आप फेस कर रहे हो, मैं भी फेस करता हूँ, मतलब मेरी डॉटर भी अभी 11 ईयर्स की होने वाली है, तो उसको डांस पसंद था तो डांस सीखने जाती थी। उस वहाँ से वो बोर हो गई, वो अब मेरे को डांस नहीं सीखना। फिर उसको पेंटिंग सीखना था तो पेंटिंग करने जाते, वो कंटिन्यू किए हुए। फिर उसको बोली मेरे को अब स्केटिंग भी सीखना है, तो ठीक है, उसको जो पसंद है, अगर जो यहाँ पे लोकल में उसको मैं दे पा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए तो मैं दे पाता। नहीं, मेरा बात कुछ और था। मतलब हाँ, तब मोबाइल का ज़माना नहीं हुआ करता हाँ, था और मेरे को उतना एक्सपोज़र था नहीं कि बाहर का दुनिया में क्या चल रहा है। मम्मी-पापा कि बोल दिया अच्छे से, मैं भी पेंटिंग का बहुत शौकीन था। इनफैक्ट जो मैं स्टेट का बात बोल रहा था, तब मेरे को एक इंटरव्यू लिया गया था। तो मैं उधर बोला था कि आज बनना चाहते हो? मैं तो आर्टिस्ट बनना आर्टिस्ट चाहता होना हूँ। हाँ, चेस का तब कुछ बात थी नहीं। लेकिन हाँ, मम्मी बोल दी थी, ये पापा ये बोल ये दिए। फैक्टर ये नहीं है, बात उस एज की है। आप हाँ, उस एज में इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं थे कि हाँ, आपको यही हाँ, बोलना है, लेकिन नहीं मेरे को सोचा-समझा चीज़ बच्चे नहीं बोल पाते हैं। मेरे हाँ, को खेलने में मज़ा लेकिन आता था ना, वो जाने में, खेलने में मज़ा आता था। इसके साथ मुझे और भी एक चीज़ जो अभी फ़िलहाल एज़ अ पेरेंट महसूस हो रहा है, कहीं न कहीं बचपन में मैं भी किए होंगे, वो ये कि एट सम पॉइंट मतलब वो बच्चे हो या बूढ़े हो, कोई भी हो, रिकॉग्निशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जब बच्चे को ना ये फ़ील हो पाए कि अगर मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो मुझे प्राइज़ मिलेगा, एक रिकॉग्निशन राइट। मिलेगा। ठीक है? तो स्कूल में वो प्राइज़ लेके मैं जाऊँगा तो सबके सामने दिखा पाऊँगा, सब मुझे एप्रिशिएट करेंगे और जब भी प्राइज़ लेने जाऊँगा तो तालियाँ देंगे सब। तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में अगर ये छवि छप जाए ना, तो फिर अपने आप वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अर्पण के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, मेरे संग ऐसा हुआ था, तो फिर मैं पहले बोला था लाइक मेरा स्कूल लाइफ वाज़ कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड एंड नॉट ओनली दैट मैं भी ऐसे ही उससे प्राइज़ पहले भी आपने जो लोकल में आपको हाँ, में प्राइज जीता था। जो भी प्राइज़ मैं जीतता था, तो उधर हम लोग का हर स्कूल में होता है, मॉर्निंग प्रेयर होता है। तो कैथलिक स्कूल था, तो वो बहुत स्ट्रिंजेंटली फ़ॉलो किया जाता था। तो हम लोग मॉर्निंग प्रेयर में जाते थे, मम्मी मेरे को कुछ भी प्राइज़ मिलता था, प्राइज़ धरा देती थी। बोलती थी, "जाओ दिखाओ, क्योंकि इसके लिए तुम छुट्टी में थे।" हम जाते थे, हम लेके जाते थे कि मेरे को ये आज ये प्राइज़ मिला। तो पूरा हॉल के सामने, पूरा उधर तक कुछ 200-300 बच्चे के सामने एट लीस्ट हाँ, डेली बेसिस तब तो मतलब कभी ना कभी जो भी ऑन अ वीकली रफली बाई-वीकली बेसिस मैं जाता था, तो बोलते थे कि हाँ, हाँ, अज़ारपन को ये मिला, अज़ारपन को वो मिला है। तो एक बच्चे भी बोर हो जाते थे, कितना हाँ, प्राइस लेके आ रहा है। नहीं मेरे को काफ़ी सुनना भी पड़ता था कि भाई तू इतना खेलता है, इतना करता है तो पढ़ाई का छोड़ तेरे को कुछ नहीं करना, तू खेलने चला जा भाई, स्कूल ही मत आ भाई। तो ठीक है अब फिर तो मेरे को कभी-कभी ईद का चाँद भी बोला जाता था हाँ, स्कूल में हाँ। कि आता ही नहीं है बंदा स्कूल पे। बहुत सारे बच्चे अभी इतना नॉलेज चारों तरफ अवेलेबल है, ऑनलाइन गेम्स हो गए हैं, यूट्यूब में इतना कुछ सिखा रहा है, इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स भी हैं। आप लोग क्या इसके लिए क्या सजेशन दे रहे हो? जो अभी अर्ली एज के जो बच्चे हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके लिए क्या सही होगा? मतलब जो भी शुरू में मतलब बचपन से जो स्टार्ट कर रहे हो, तो ग्रुप कोचिंग मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, रादर देन गोइंग फॉर इंडिविजुअल क्लासेस। तो वन ऑन वन क्लास में क्या होता है, कोई पेयर कंपटीटर नहीं रहता है। तो उसमें ना बच्चे बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है वो जो कर भी रहा है, बाकी बच्चों से वो कैसे अलग है, क्या कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए अगर शुरू में जब बच्चे को डाला जाता है, एक तो आपने जैसे पूछे थे कि एज क्या सही एज क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है जब भी बच्चे बैठ पाए, मतलब अगर इट डिपेंड्स, कोई-कोई बच्चा तो 3 साल में भी चुपचाप बैठ लेते हैं, हुँ। बहुत सारे बच्चे होते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। कोई 7-8 साल में भी इतना नहीं, मतलब नॉटी होते हैं कि बैठना ही नहीं नहीं चाहते। यही यही बात है। तो जब भी वो मतलब बैठ पाए और
सीखने की काबिलियत तो रहता ही उसमें। ऐसा नहीं, बच्चे को ना हम लोग नहीं समझ पाते, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर वो कोई चीज़ में इंटरेस्ट आए ना उसको, तो वो ठीक सीख लेगा। उसे सिखाने के लिए उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। डालना तो पड़ता है लेकिन उतना नहीं। लेकिन अगर इंटरेस्ट ही नहीं है वो पर्टिकुलर फील्ड में, फिर डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, फिर धीरे-धीरे चल के बोर होने लगता है। हुँ। तो वही जब भी मतलब ग्रुप क्लास से मुझे लगता है स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी बच्चे को अगर पहले शुरू में दिया जा रहा है, तो ग्रुप क्लास। और आजकल तो ऑनलाइन हालाँकि क्रेज़ है, स्पेशली आफ्टर कोविड। हुँ। लेकिन ये मेरा पर्सनल ही सजेशन होगा, अगर पॉसिबल है शुरू में ऑफलाइन कोचिंग की गुज़ारिश रहता है कहीं पे भी, तो ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना सही है। क्यों सही है? क्योंकि एक ट्रेनर जो है, अगर मान के चलो यही क्लासरूम में आप एज़ अ टीचर किसी को ट्रेन कर रहे हो, तो उसका बॉडी लैंग्वेज देख के आप समझ पाओगे कि वो बंदा समझ भी रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, हुँ। स्पेशली फॉर द किड्स। लेकिन ऑनलाइन में अगर आप सिखा रहे हो, ज़ूम कॉल में हो, इवन दो सबका मतलब ये ओपन किया हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में हो, फिर भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हर एक को देख के, पूछ के ये करना, कि वो समझ भी पाया कि नहीं पाया। तो ऑफ़लाइन कोचिंग आज के डेट पे भी ये थोड़ा ट्रेडिशनल है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये बहुत यूज़फुल भी है। लाइक आफ्टर अ सर्टेन मैच्योरिटी लेवल आप ऑनलाइन कोचिंग जाओ एंड दैट इज वेरी मच नीडेड, क्योंकि आपको वन ऑफ द बेस्ट कोचेस या सारे के सारे बेस्ट कोचेस शायद एक ही शहर से नहीं मिलेगा, एक ही लोकेलिटी से नहीं मिलेगा, आपको ट्रैवल करने में भी दिक्कत आ सकता है। लेकिन हाँ, उधर आई जब थिंक कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक जगह पे आ जाए, उसके बाद जब आप खुद हाँ ब खुद समझ सकते हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, राइट। देन ऑनलाइन कोचिंग इज़ द बेस्ट। क्योंकि वो मतलब इकोनॉमिकल भी होता है ऑफलाइन से, क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट वो सब नहीं रहता यूजुअली। टाइम बचता है। टाइम भी बचता है। एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छा हाँ। था। अभी चेस एक ऐसा गेम है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं, और अर्पण जैसे जो बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स भी ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि बच्चे को चोट ना लगे इसलिए चेस में डाल दो। लेकिन इससे फिजिकली वो डेवलप नहीं हो रहे बच्चे। हेल्दी हो रहे हैं, या चेस खेलने के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हेल्दी होना? अच्छा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चेस के लिए हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, हम्म, क्योंकि मतलब सिर्फ हेल्थ नहीं, इवन आपका खान-पान भी इम्पोर्टेंट है। हम्म, हम लोग जब अभी तो 2 राउंड करके होता है दिन में, कोई भी FIDE का टूर्नामेंट ले लो, यूजुअली 2 राउंड रहता है। तो आप दोपहर के बाद, एक तो मॉर्निंग सेशन होता है, मॉर्निंग में 1 राउंड रहता है, दोपहर के बाद आफ्टर लंच रहता है। हम्म, तो वो लंच में अगर आप ज़्यादा कुछ राइस वगैरह ज़्यादा खा लो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लग जाएगी। हम्म, तब पूरा फ़ोकस कर ही नहीं पाओगे। हाँ, तो खान-पान भी इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका ब्रेन 100% तभी वर्कआउट करेगा जब आप फिज़िकली फिट हो। अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हो, तो एट सम पॉइंट आप कर ही नहीं पाओगे, मतलब आपका बेस्ट डाल ही नहीं सकते हो आप। तो इसीलिए बताते तो है चेस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब फिज़िकली फिटनेस। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि आप दूसरे अगर कोई स्पोर्ट में हो, तो हो सकता है अगर उसके आपका, कंपेयर में। हाँ, उसके कंपेयर में, मतलब अगर मान के चलो आपका हाथ का कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हुआ हो पैर में, तो आप हो सकता है क्रिकेट अच्छा ना खेलो, फुटबॉल अच्छा ना खेलो। इसमें वो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिजिकल फिटनेस इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट इन चेस। मैं एक छोटा-सा एक ट्रिविया देना चाहता हूँ। रिसेंटली एक स्टडी ने फाउंड किया कि वन गेम ऑफ चेस, वन लाइक 4-5 आवर गेम ऑफ चेस बर्न्स द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी जितना कि एक फुल फ्लेज्ड क्रिकेट, टी20 क्रिकेट जितना एक प्लेयर का बर्न करता है, उतना ओके, एक गेम ऑफ चेस उतना ही बर्न करता है। ब्रेन का यूज से हाँ, एनर्जी नॉट ओनली ज्यादा ड्रेन दैट, होती है। और एक भी एक इम्पोर्टेंट चीज़, 1980s में, 1986 या 3 में कार्पोव कास्पारोव गेम, हुँ, प्रोबेबली 1986, आई डोंट एग्ज़ैक्टली रिकॉल, 83 या फिर 86 में कभी कार्पोव और कास्पारोव दोनों ही वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो उन लोग का एक मैच हुआ था। तो हूएवर विन्स द फर्स्ट 6 विन्स द गेम। पहला 5 गेम शायद कार्पोव जीत गया था, राइट? नहीं, नहीं, कास्पारोव जीत कास्पारोव। गया था पहला 5 गेम, एंड देन ऑन डिमांड 85 in 1985 1985, राइट, सॉरी। तो ऑन डिमांड कार्पोव वन बैक टू बैक 3 गेम्स। उसके बाद ये तो हो गया 8 गेम खत्म, अभी 1 ही पॉइंट का था और इधर 3 पॉइंट का, लगातार और 40 गेम हुआ। आफ्टर 48th गेम द वर्ल्ड चैंपियनशिप हैड टू बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज़ ऑफ हेल्थ इश्यूज, क्योंकि दोनों प्लेयर में से आई डोंट अगेन रिमेंबर कौन,
किसी का 10 केजी वेट घट गया था, सीवियरली इल हो गए थे। सो एंड दिस इज़ चेस का ट्रॉमा, उसका भी फिज़िकल इफ़ेक्ट पड़ता है, फुल ऑन फिज़िकल इफ़ेक्ट पड़ता है। एक्चुअली लाइक हम कल दोनों एक्चुअली दोनों में हम दोनों एक हम एक काइंड ऑफ एक गेम एनालिसिस कर रहे थे शूट में ही। तो उधर हम एक पूरा साइकोलॉजी देखे प्लेयर का। उधर एक टाइम होता है हम लोग का चेस में, टाइम इज़ अ थिंग। तो उधर ना टाइम प्रेशर में मतलब आपका वो टाइम घटता जाता है। आपको पकड़ लो 10 मिनट है, 5 मिनट जो भी है, टाइम घटता जाता है, टाइम बढ़ता नहीं वैसे घटता जाता है। तो टाइम प्रेशर में आके भी ब्लंडर करता है, ब्लंडर मतलब गलती कर देता है। तो ये सारा ना, ये सारा सारे के सारा चीज़ लाइक हेल्थ, फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल थिंग एवरीथिंग अफेक्ट्स चेस। एक प्रेशर होता है। अभी जो मैंने वर्ल्ड कप का बात की, जो कि इंडिया में फ़िलहाल हो रहा है, तो उधर एक हमने गेम देखा था अपना ही सिटी का पॉपुलर प्लेयर है हुँ। सूर्यशेखर गांगुली भैया, तो अर्जुन अवार्डी रह चुके हैं। तो उनका ये गेम देख रहा था, ये नॉकआउट फॉर्मेट में गेम हो रहा था। तो उधर एक नॉकआउट में जो प्रेशर रहता है ना कि आप अगला राउंड नहीं खेल पाओगे, तो वो यूजुअली चेस नॉकआउट नहीं होता है, बट ये फॉर्मेट नॉकआउट पे होता है। हार जाओगे तो बाहर हो जाओगे। ये वाला भी जो साइकोलॉजिकल टोल है ना, इस पे भी हाथ लड़खड़ा जाते हैं, मतलब ब्लंडर निकल जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता। तो एवरीथिंग अफेक्ट्स नॉट ओनली फिजिकल साइकोलॉजिकल थिंग, बट एवरी अदर थिंग, इवन लिटिल थिंग लाइक टाइम, एनवायरमेंटल प्रेशर, सारा सारा काम करता है। लाइक जो भी हम नॉर्मल स्पोर्ट्स में जानते हैं, लाइक पॉपुलर क्रिकेट, फुटबॉल में जो भी होता है, सारी की सारी चीज़ चेस पे भी होती है। ऐसे नहीं है कि कुछ और स्पोर्ट्स से थोड़ा अलग है, सारी स्पोर्ट्स से जो भी लगभग वर्ल्ड सेम है। चैंपियन रह चुके जैसे आनंद, वो मतलब 2.5 घंटा जिम में वर्कआउट करते थे रेगुलरली। फिर कैस्परोव, रशियन वर्ल्ड चैंपियन कैस्परोव, वो पर डे 2 घंटा स्विमिंग करते थे। तो और कार्लसन जो नॉर्वे से है, वो भी बहुत फिट है। एवरीबॉडी नोज़ अबाउट दिस, मतलब वो हज़ारों स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं, टेबल टेनिस, फुटबॉल, सारे में इन्वॉल्वड रहते हैं। फिज़िकल, मेंटली फिट रहने के लिए। सारे में, सारे। आप लोग दोनों स्टेट लेवल में जो खेले, उससे रिलेटेड ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे? मेरे लिए टर्निंग पॉइंट जो था स्टेट अंडर 9 के बाद में मेरे को गुडरिक में डाला गया था, जो मैं बोल रहा था। हुँ। तो गुडरिक वाज़ अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि तब तक चेस था, फिर उसके बाद ना एक सीरियस एनवायरनमेंट पे आ गए, तो एनवायरनमेंट उधर का बदल गया पूरा। गुडरिक पे क्या होता था, रोज़ क्लासेस, नॉट ओनली रोज़ क्लासेस बट डेली आप जितना टाइम, मतलब इंस्टीट्यूशन खुला रहेगा, मतलब सुबह 10 बजे जाओ, रात को 8 बजे आओ। उधर एक इस्कॉन का टेम्पल हुआ करता था, तो हम उधर से प्रसाद लेके ही आते थे। रोज़ का खिचड़ी उधर से ही आता था। हम खाते थे, फिर घर आते थे। बीच में थोड़ा बहुत खेल भी लेते थे। एंड ये जो रूटीन हो गया था, सो दिस रूटीन गॉट इन्वॉल्व्ड मोर, लाइक दिस गॉट मी मोर इन्वॉल्व्ड इनटू चेस। मतलब इसके बाद लाइक चेस चेस का एकेडमी मेरा दूसरा घर टाइप का, मतलब जैसे होता है बच्चों का कि स्कूल एक घर जाओ, या फिर अभी भी नौकरी में नौकरी बोला जाता है कि नौकरी आपका एक दूसरा घर है, अपना घर एक दूसरा घर है, क्योंकि उधर भी आप उतना ही शायद टाइम बिता रहे हो। तब वो हमारा एकेडमी था, हम उधर ही उतना ही टाइम बिता रहे। तो ऐसे ही होता था तब कि जितना जाओ उतना ही वही घर बन जाता है, वही बस जाते हैं। तो स्टेट चैंपियन जब खेले आप, हुँ। उस समय क्या आपको एडमिशन हो चुका है स्कूल में? जो सेकंड स्कूल में आपने एडमिशन लिया फुल नहीं, स्कॉलरशिप? मैं एडमिशन लिया था 2015, तो मैं कुछ स्टेट 10 साल चैंपियन का, बनने के बाद? हाँ, 10 साल का था, और ओके। तब मैं तो अंडर मैं बोल 9 सकता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट तो वही था। आपका स्टेट चैंपियन बनने के बाद हाँ। आपको स्कूल का मतलब फुल नहीं, स्कॉलरशिप पे पढ़ाई की? नहीं, वो तो पहले गुडरिक में गए, क्योंकि ओके, गुडरिक में नहीं आते तो शायद उतना ओके। रिकॉग्निशन ही नहीं मिलता, क्योंकि गुडरिक को क्या बताना सही होगा? गुडरिक क्या है? तब, अभी तो गुडरिक है नहीं, बट हुँ, तब वो वन ऑफ द एलीट वो मोस्ट गुडरिक एकेडमी। एक्चुअली नेशनल चेस एकेडमी था। ओके। एग्ज़ैक्टली, तो अभी इंडिया तो वो और कोलकाता में था? हाँ, एग्ज़ैक्टली कोलकाता में चेस का कल्चर सबसे ज़्यादा था इ तब, बैक देन। तभी हाँ, इंडिया और चाइना में जैसे बहुत अंतर है। हुँ, चाइना में क्या कल्चर है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वहाँ पे, आप हुँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जैसे ही खेलते हो, तो वहाँ से 10 बच्चों को चुन लिया जाता है, हुँ, द बेस्ट 10 एंड देन दे आर क्वालिफाइड फॉर द स्टेट लेवल हुँ, टूर्नामेंट। तो उसमें वो लोग ट्रेनिंग चलता रहता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो टॉप 10 किए, उनका ट्रेनिंग चलेगा। फिर वहाँ से स्टेट लेवल पे जाएगा। स्टेट में भी सेम है। स्टेट में स्टेट चैंपियन जो 10 बने हैं, हुँ, उनका हुँ, ट्रेनिंग अलग से चलेगा, ठीक है? हुँ। ऐसे-ऐसे कैटेगरी वाइज़ सबका अलग-अलग। इंडिया में ये अभी तक भी मतलब ये नहीं कर पाया गया, ठीक है? इंट्रोड्यूस ऐसा ट्रेनिंग नहीं कर पाया गया। इसीलिए चाइनीज़ जो भी ग्रैंड मास्टर आ रहे हैं ना, चाइना पहले बहुत पीछे था इंडिया से।
लेकिन अभी इतना मतलब फ्लॉरिश हो गया, इतना जल्दी मतलब डेवलप हो गया। हर चीज़ में डेवलप किया हाँ, इंडिया। बहुत जल्दी हो गया। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ये थोड़ा हम लोगों को भी सोचना है, फेडरेशन को भी, कि कैसे। और एक चीज़ तो है कि जैसे चेस एक नॉन स्पेक्टेटर्स गेम है। तो नॉन स्पेक्टेटर्स गेम होने के कारण अब जो प्रॉब्लम हम लोगों को सहना पड़ता है, जैसे क्रिकेट हो गया। अब कोई आप भले ही क्रिकेटिंग शॉट समझो या ना समझो, बाउंड्री के बाहर बॉल गया, आप समझ रहे हो 4 चौका या छक्के लगे, ठीक है। लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मूव ऑफ चेस, तो आप एन्जॉय नहीं कर सकते उसे, है ना? तो इसीलिए जो स्पॉन्सर्स भी है, तो इसमें कम रहता है कंपेयर टू फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ये एज़ अ स्पोर्ट मतलब जैसे रशिया में है, हर स्कूल में वो कंपल्सरी, हालाँकि अभी इंडिया में भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ-साथ अगर ऐसा कोई हम लोग टेक्निक या टूल ला सके कि सबको चेस कम से कम समझ में आना चाहिए। मैं एक मतलब एक किस्सा, एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। रशिया में एक बार ये सूर्यशेखर गांगुली भैया और दिपेंदु बरुआ इन लोग खेलने गए थे। तो दे वर ट्रैवलिंग इन अ टैक्सी। तो फिर दोनों बोले कि यहाँ पे चलो, जहाँ पे ले ले जाने के लिए बोले। तो अब ना वो ड्राइवर बोले कि अच्छा, आप यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तो वो बोले खेलने के लिए आए। तो फिर बोलते हैं, अच्छा आप लोग चेस जानते हो? चेस खेलना आता है? तो इन लोग बोले हाँ, हम लोग ग्रैंड मास्टर्स है। बहुत मतलब शिद्दत से बोले हम लोग ग्रैंड मास्टर्स है। तो बोले आप प्लीज़ मेरे साथ, मैं टैक्सी चलाते हो, आप मेरे साथ एक मैच खेलोगे? तो बोले कहाँ, आप तो चला रहे हो। बोले नहीं, ऐसे ही मूव देते हुए। तो फिर बोले आपको ब्लाइंडफोल्ड खेलना आता है? बोले हाँ। तो प्रोबब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनमें से कोई एक ग्रैंड मास्टर था जो वो ड्राइवर भैया के साथ खेले। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो ड्राइवर के साथ ब्लाइंड फोल्ड में खेल के वो हार गए। जो ग्रैंड मास्टर था, इंडियन ग्रैंड मास्टर, वो हार गए। वो भी ड्राइव करते हुए, वो ड्राइव कर रहा था। तो मतलब उनको खून में ही है चेस। तो रशिया में सबसे पहले शायद चेस मतलब पॉपुलराइज्ड उधर से ही हुआ था, एंड देन धीमे-धीमे उधर का ही टेक्निक अभी भी हम यूज़ करते हैं। रशियन स्कूल ऑफ चेस का जो भी टेक्निक था, अभी भी हम यूज़ करते हैं, एंड उसे पढ़ाया भी जाता है। तो रशिया चेस वाइज़ बहुत डेवलप्ड हुआ करता था। अभी तो फिलहाल इंडिया बहुत आगे जा चुका है शायद। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद तो रशियन प्लेयर्स बैंड भी है, फिडे ने बैन कर दिया, बट हाँ, इंडिया में हो रहा है, बूम हो रहा है, दैट्स वेरी ट्रू, बट हाँ, रशियन मेथड इज़ स्टिल इन यूज़, एंड वो मेथड स्टिल बहुत अच्छे हैं, वही हम लाइक सीखते हैं, पढ़ाते, पढ़ते हैं। अभी भी वही रशिया कल्चर में चल जो रहा है। कल्चर है ना, वो जैसे वहाँ पे कार्पोव चेस स्कूल है, बॉटविनिक चेस स्कूल है, ये सब। तो वहाँ पे जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं डेली, तो वहाँ पे सेम कल्चर है। आप वहाँ पे चेस का अलग-अलग क्लासरूम बना हुआ है। किसी में एंड गेम सिखाया जा रहा है, किसी में ओपनिंग सिखाया जा रहा है, किसी में मिडल गेम। आपको जो पसंद आए या आपको जो करना चाहिए, आप उस क्लास में जाके बैठ जाओ बस। तो पूरा स्कूल टाइप का एकदम, इंक्लूडिंग हॉस्टल, सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे। अभी यहाँ पे इंडिया में जैसे चेस बहुत कॉमर्शियलाइज़ हो गया, ऑनलाइन भी चेस खेल रहे हैं लोग। कुछ सेलिब्रिटी हैं जो भी खेल रहे हैं। हुँ। अभी समय रैना का आप नाम सुना है? उससे कुछ उसके बारे में कुछ जो चेस से रिलेटेड स्टोरी अगर कुछ शेयर कर पाओ, ऐसा कुछ है उसके साथ? उसके बारे में अ, चेस से रिलेटेड कुछ कोलकाता का भी आया है ऐसा कुछ? हाँ, कोलकाता में वो आया था। हुँ। वो जो टाटा स्टील टूर्नामेंट हो हर रहा था। साल ही शायद आता है। हाँ, तो वो तब आते थे। और हुँ। मैंने उसको फर्स्ट टाइम ये घोड़ियाहाट फ्लाईओवर जो है, हुँ, हुँ, हुँ। उसके नीचे बैठ के बहुत लोग चेस खेलते थे, आपको भी उसको पता एक होगा। वीडियो में दिखा हाँ, रहा था, हाँ। तो वहाँ पे वो बैठ के खेल रहा था, तब हुँ, मैंने उसको देखा था। तो वो हाँ। बेसिकली तो कॉमेडियन है, हुँ, स्टैंडिंग कॉमेडी हाँ, करते हैं और साथ में चेस का भी शौक तो है उसे। इतना लाइक कुछ ये लोग सब कर रहे हैं। प्रोमोटर्स आई थिंक इज़ वेरी मच नीडेड, मतलब हुँ, शायद उस समय भैया के आने के बाद ही शायद ये चेस में इतना बूम आया है। हुँ। मैंने हालाँकि कोई कभी पर्सनल हुआ नहीं, बट या एज़ ऐसा आप फ़ील कर रहे हो? ऑफ कोर्स लाइक जो इन्फ्लुएंस किया हुँ, कि हुँ। पहले ऑडियंस नहीं था, जो भैया बोल रहे थे कि नॉट अ स्पेक्टेटर्स गेम। हुँ। इसके चलते सारे यूट्यूब के चलते अभी और भी लोग ऐसे रैंडम लोग जो कि कॉमेडियन तो जेन ज़ी लोग देखते हैं, हुँ, हम हुँ। आप देखते रहते हैं। हुँ, हुँ। तो लेकिन इसके चलते क्या हुआ कि और भी लोग चेस में आए, वो चेस को इंट्रोड्यूस करवे हुँ, कर किए, एंड चेस का फन साइड एक दिखाया कि चेस हुँ। ऐसा ही नहीं है, चेस को एक अच्छे तरीके से फन वे में भी खेल सकते हो। वैसा नहीं कि माथा का सारा बाल गिर जाए, एकदम पूरा गंजा हो जाओ,
आप ही फाड़ दो, ऐसे पूरा चेस में डूब जाओ, ऐसे में चेस लाइटली भी दिया जा सकता है। कमर्शियलाइज़ करने में जो हेल्प किया एंड धीमे-धीमे ये जो हो रहा है, दिस इज़ वेरी गुड आई थिंक, क्योंकि एज़ अ कम्युनिटी हमारा गेम स्पेक्टेटर्स गेम हो रहा है एंड इससे इनफ्लो आ रहा है और मनी इनफ्लो आ रहा है, कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, उसके बाद काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं। देखा महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट, अदानी आया हुआ है। ओके। अदानी, महिंद्रा, अभी एक माइक्रोसेंस करके और एक कंपनी माइक्रोसेंस है, है, वो अक्षय कल्पा एक अक्षय कल्पा अक्षय डेयरी कल्पा प्रोडक्ट है उन लोग। निहाल सर इनको स्पॉन्सर करते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट आल्सो इज़ देयर, नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट हाँ, बहुत सारे ऐसे ही आ रहे। शायद टाटा स्टील तो बहुत पहले से ही था, टाटा वाज़ ऑलवेज़ देयर। ऐसे ही मैं वीडियो देख रहा था तो कुछ समय रैना को देखने लगा। समय रैना के थ्रू मेरे को चेस के स्पोर्ट्स मेरे को शो करने लगे यूट्यूब में। हाँ। और कितने ऐसे इंटरेक्शन में समय रैना के साथ देखा, जो लोग बोले कि मेरे को बाद में पता चला कि समय रैना इज़ आल्सो स्टैंड अप कॉमेडियन। हाँ। उनको वो चेस के थ्रू से ही जानते थे समय रैना को। हाँ, हाँ।